हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम 2023-24 को पढ़ेंगे, जिसमें सब्जेक्ट रहेगा विषय की समझ एवं विद्यालयी विषय, यानी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। इसका कोड होगा BD 203। कौन सा रहेगा? BD 202। क्या रहेगा बच्चों? BD 202 का ये पार्ट 3 होने वाला है। तो इसमें अभी हम लोग क्लास यूनिट वाइज कर रहे हैं, उसके बाद जो है पूरी क्लास जो है, इसके बाद यूनिट के बाद पूरी क्लास आएगी। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं परीक्षा में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यूनिट वाइज जिनको लिया गया है। तो देखते हैं, यह जो विषय है परीक्षा में 2 घंटे का आने वाला है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। और इसमें क्या होगा? 80 अंक का यह पेपर होगा, जिसमें से 32 मार्क्स हमको लाना अनिवार्य होगा। और ये 80 अंक का तो पेपर होगा ही, जिसमें कि 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 65 क्वेश्चन हमें करना है। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत सारा मोटिवेशन देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भाषा का अर्थ है। क्या है? भाषा का अर्थ है, पहला क्या होगा? व्यक्तिवाणी, दूसरा बोलना, तीसरा ए बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा जो है व्यक्तवाणी है और बोलना भी है, तो इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के चारित्रिक निर्माण में सहायता करना तथा उसकी भाषा को उन्नत करना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ए शुद्धता, बी गति, सी गति एवं शुद्धता दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्धता एवं गति दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत हिंदी शिक्षण का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए ज्ञानात्मक, बी कौशलात्मक, सी अभिवृत्त्यात्मक, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानात्मक। क्या हो जाएगा बच्चों? ज्ञानात्मक हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, सस्वर वाचन में आता है। सस्वर वाचन में क्या आता है? पाठ्य पुस्तकीय सामग्री, गद्यावतरण का सस्वर वाचन, और डी कविता पाठ। तो इसमें जो है राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें जो सस्वर वाचन का मतलब होता है कि जैसा जो टीचर बोलता है उसी को बच्चे रिपीट करते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या जाएगा बच्चों? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनने व बोलने की विविध प्रकार की सामग्री कितनी स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है? ए कक्षा स्थिति, बी कक्षेतर स्थिति, या सी आकाशवाणी प्रसारण, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मौखिक कौशल में ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध संप्रेषण, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो मौखिक कौशल है उसमें शुद्ध उच्चारण और शुद्ध संप्रेषण दोनों होना चाहिए, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भाषा में कौन कौन से रूप होते हैं? मौखिक, लिखित, सांकेतिक, और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए, भाषा जो होती है वो मौखिक भी होती है, लिखित भी होती है, सांकेतिक भी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए, जो मौखिक है, मौखिक में जो चीज़ हम लिख कर व्यक्त करते हैं वो क्या हो जाएगा? मौखिक में ओरल, मतलब जो चीज़ हम बोल कर व्यक्त करते हैं, क्या होता है? बोल कर। और
लिखित में क्या है, हम अपनी जो भाषा क्या है, अपने तो बी क्या है, लिखित। लिखित में क्या हो जाएगा, जो अपने विचार हैं तो उनको हम लिख कर व्यक्त करते हैं। कैसे, लिख कर व्यक्त करते हैं। और सांकेतिक भाषा में अपने विचारों को संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा, संकेत के द्वारा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सांकेतिक भाषा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, बोलने में किस अभिव्यक्ति का की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो बोलने में कौन सी होती है, मौखिक होती है या लिखित होती है या ए बी दोनों या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हो जाएगा, बोलने के लिए केवल मौखिक अभिव्यक्ति चाहिए होता है और लिखित के लिए क्या होता है, लिखित भाषा के लिए लिखित अभिव्यक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्रियाओं में सबसे अधिक की क्रिया करनी पड़ती है। ए सुनने, बी बोलने, सी पढ़ने और डी लिखने। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनने की। अगला, अच्छे वाचन के बिना ना तो व्यक्ति अच्छा प्रवक्ता बन सकता है और ना ही अच्छा डैश क्या, क्या लेखक या वक्ता, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो अच्छे वाचन के बिना ना तो व्यक्ति प्रवक्ता बन जाएगा। प्रवक्ता या वक्ता दोनों क्या है, लगभग सेम हो सकते हैं, लेकिन क्या है, अच्छा लेखक नहीं बन सकता। जब तक हमारे पास अच्छे विचार नहीं होंगे, शब्दों का भंडार नहीं होगा, तब तक हम ना लिख सकते हैं और ना ही उस चीज़ के वक्ता बन सकते हैं या प्रवक्ता बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश का तात्पर्य ही बोलना कहलाता है। उच्चारण, भाषण, उच्चारण तथा भाषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चारण तथा भाषण दोनों का तात्पर्य होता है बोलना। अगला क्वेश्चन है, लिखित रूप में सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं। ए मात्राओं का ज्ञान, बी मात्रा लगाने का तरीका, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। मतलब लिखित रूप से अपनी अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए मात्राओं का ज्ञान भी होना चाहिए और मात्राओं को सही जगह कौन सी मात्रा के लगेगी तो उसका भी ज्ञान महत्वपूर्ण होता है और उसका तरीका भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण समस्या के निराकरण हेतु क्या करना चाहिए। हिंदी की आधारभूत संरचना का निर्माण, आधारभूत शब्दावली का संचयन, आधारभूत शब्दावली का वर्गीकरण या उपरोक्त सभी। तो इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, हिंदी की लिपि है, ये तो सभी को पता होगा, ए गुरुमुखी, बी फारसी, सी देवनागरी, डी में से कोई नहीं। तो हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हिंदी की व्याकरण संरचना में ध्यान रखा जाता है। ए लिंग का, बी वचन का, सी ए बी दोनों का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। क्या हो जाएगा, लिंग का और वचन का दोनों का ध्यान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक भाषा के पक्ष माने जाते हैं। ए पढ़ना, लिखना, व्याकरण या उपर्युक्त तीनों। तो प्रत्येक भाषा के पक्ष कौन कौन से माने जाते हैं, पढ़ना, लिखना और व्याकरण तीनों माने जा सकते हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, उपरोक्त सभी। कक्षा में इकाई को पढ़ाने के बाद किन भागों में बांटा जाता है। ए उप इकाइयों में, बी दैनिक पाठों में, सी ए बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, उप इकाइयों में और दैनिक पाठों में। अगला क्वेश्चन, पाठ योजना में किन बातों का समावेश होना चाहिए। ए छात्रों के पूर्व ज्ञान का, पाठ का, प्राप्तव्य उद्देश्य का और सी ए बी दोनों का
और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जो पाठ योजना है उसमें किन बातों का समावेश होना चाहिए? इसमें इन दोनों का समावेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छात्रों के पूर्व ज्ञान का भी और पाठ के प्राप्तव्य उद्देश्य का भी। तो राइट आंसर क्या जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, बालक में शुद्धता की आदत अध्यापक की थोड़ी लापरवाही से आती है, या कथन है? श्री तिवारी का, श्री रावत तथा अग्रवाल का, और डी कुप्पू स्वामी आयंगर का, या बर्ट का। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री रावत तथा अग्रवाल का। अगला क्वेश्चन, छात्रों में शुद्धता एवं शीघ्रता का अभ्यास डालने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि उन्हें यथासंभव अधिकाधिक मात्रा में प्रश्न हल करने का अभ्यास कराया जाए। यह कथन है? ए प्रोफेसर कुप्पू स्वामी आयंगर का, बी श्री रावत तथा अग्रवाल का, और सी श्री तिवारी का, और डी ओडन का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर कुप्पू स्वामी आयंगर ने ये शब्द कहे हैं। अगला क्वेश्चन, संख्यांक पाठ की पद्धति होती है भारतीय पद्धति, रोमन पद्धति, अंग्रेजी पद्धति, या उपरोक्त सभी। तो अब इसमें संख्यांक जो पठन है इसकी पद्धति होती है भारतीय भी होगी, रोमन भी होगी, अंग्रेजी भी होगी। इससे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारतीय पद्धति संख्या लिखना प्रारंभ की जाती है। तो संख्या पद्धति मतलब कि कैसे लिखते हैं? बाईं ओर, बीच में, दाईं ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? हम लिखते हैं जैसे कि 2431 हमको लिखना है, तो हम किधर से गए? बाएं से, कहने का मतलब लेफ्ट टू राइट। तो कहाँ शुरू करते हैं? प्रारंभ करते हैं हम बाईं ओर से, यानी कि लेफ्ट साइड से। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? हम अगर 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसके बाद 10 जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 अंक का होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गणित में शीघ्रता एवं शुद्धता का गुण व्यक्ति को बनाता है। ए व्यवहारिक, सी सफल, व्यवहारिक एवं सफल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक एवं सफल दोनों। अगला क्वेश्चन, लगभग 80% पिछड़े छात्रों का शारीरिक विकास मंद गति से होता है। यह कथन है? ए ओडन का, बी श्री आर एन तिवारी का, सी बर्ट का, और डी हैग का। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्ट ने कहा है। किसने कहा है? बर्ट ने कहा है कि लगभग 80% पिछड़े छात्रों में शारीरिक विकास क्या होता है? मंद गति से होता है। तो किसने कहा? बर्ट ने। नेक्स्ट है, अनुपस्थिति में प्रायः बालक किसी महत्वपूर्ण कार्य से वांछित हो जाता है। विशेषतः अंकगणित और उसकी पूर्ति वह कभी नहीं कर पाता है। किसी आधारभूत प्रक्रिया में दुर्बलता यथाभाग अथवा साधारण भिन्न में उसे सदा के लिए पीछे कर देती है। यह कथन किसका है? किस मनोवैज्ञानिक का है? ए बर्ट का, बी ओडन का, सी आर एन तिवारी का, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडन का। किसने कहा है इस कथन को? ओडन महोदय ने कहा है। अगला क्वेश्चन, गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ए सजा के रूप में, बी अत्यधिक रूप में, सी अभ्यास के लिए, और डी उपरोक्त सभी। तो जो गृह कार्य होता है वो अभ्यास के लिए दिया जाना चाहिए, ना कि सजा के रूप में और ना कि अत्यधिक रूप में। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए बच्चों की छुट्टी है, या बच्चे स्कूल या बच्चों को मान लीजिए कुछ खेलने का भी टाइम मिलना चाहिए, और भी अन्य क्रियाएं हैं तो उनके लिए भी टाइम मिलना चाहिए। तो इसलिए बहुत अधिक भी गृह कार्य नहीं देना चाहिए। या सजा के रूप में भी बच्चों को, या मान लीजिए कोई बदमाशी कर रहा है तो उसको हम सजा देते हैं कि हम अधिक से अधिक गृह कार्य दे देते, जिससे बच्चा जो है उसको मानसिक प्रेशर हो जाए।
तो इसलिए कम और अभ्यास के लिए जितना अभ्यास हो, जिसमें से अभ्यास हो सके उतना ही गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अगला, अशुद्धियां पाई जाती हैं सिद्धांत संबंधी, जोड़ व घटाव संबंधी, आ तथा सा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो अशुद्धियां हैं वो किसमें से पाई जाती हैं? ए बी दोनों सिद्धांत और जोड़ घटाने में अशुद्धियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, निगमन विधि का उपयोग है, क्या है? तो इसमें हो जाएगा सूत्र की स्थापना करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र का प्रयोग करना, या मानसिक क्षमता बढ़ाना। तो निगमन विधि जो होती है वो सूत्र के प्रयोग पर आधारित है, इसलिए सूत्र का प्रयोग करना क्या हो जाएगा? निगमन विधि के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन, पहले उदाहरण देना तथा उदाहरणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, यह क्रिया कहलाती है निगमन विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि। तो ये आ जाएगी, ये भी निगमन विधि के अंतर्गत आएगी। कहने का मतलब पहले जो है कोई भी जैसे क्वेश्चन हमको सवाल हल करना है तो उसमें पहले हम क्या दें बच्चों को? एग्जाम्पल दें, फिर उसके बाद उसी के अनुरूप मिलते जुलते हमें क्वेश्चंस देने चाहिए जिसको बच्चे अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें और उनको वो चीज़ समझ में भी आए आसानी से। इसलिए सबसे पहले जो है क्लास में मैथ पढ़ाने से पहले बच्चों को एग्जाम्पल देना चाहिए, एग्जाम्पल के बाद जो है तब एक्सरसाइज में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है विश्लेषण विधि में, संश्लेषण विधि में, आगमन विधि में, प्रयोगात्मक विधि में। तो ज्ञात और अज्ञात की ओर सिद्धांत जो लागू होता है वो आगमन विधि में लागू होता है। किसमें? ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्लेषण विधि से संबंधित है? ए, ज्ञान का समग्र रूप, बी, ज्ञान संबंधी सूत्र का प्रतिपादन, सी, ज्ञान का विखंडन करना, और डी, ज्ञान संबंधी सूत्र का प्रयोग। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान का विखंडन जो है वो विश्लेषण विधि के से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए? ए, विश्लेषण विधि, बी, आगमन विधि, निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। तो इसमें कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए। किसमें? ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए। नेक्स्ट, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है परंतु विश्लेषण विधि द्वारा स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर युंग का, मॉन्टेसरी का, आर्यभट्ट का, रामानुजन का। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? इस सेंटेंस को किसने कहा है? प्रोफेसर युंग ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वृत्त की परिधि तथा व्यास से संबंधित में संबंध ज्ञात करने का उदाहरण किसी विधि के अंतर्गत युक्त उपयुक्त है। मतलब वृत्त की जो परिधि है तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने का उदाहरण किस विधि में उपयुक्त है? ए, विश्लेषण विधि, बी, संश्लेषण विधि, सी, आगमन विधि, और डी, प्रयोगात्मक विधि। तो इसमें जो है जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषण विधि के अंतर्गत आएगा। कहने का मतलब जो ज्यामितीय विधि है, अब ज्यामिति के अंदर चाहे वृत्त हो चाहे आयत हो तो उसमें किस में आएगा? विश्लेषण विधि में आएगा, क्योंकि जो ज्यामिति है उसमें किस में आती है? विश्लेषण विधि के अंतर्गत आती है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? विश्लेषण विधि। नेक्स्ट, किस विधि में नवीन विषय के स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है? ए, विश्लेषण विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगमन विधि राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आगमन विधि। नेक्स्ट है, जिस शिक्षण विधि में नवीन विषय की स्थापना उपकरणों द्वारा दी जाती है वह विधि है विश्लेषण विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगमन विधि होता है कि जिस आगमन विधि में
नवीन विषय की स्थापना उपकरणों के द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, गणित विषय में अभ्यास किया जाता है। तो गणित विषय में किसका अभ्यास किया जाता है? क्या हो जाएगा? ए सूत्र का, बी नियम का, सी सिद्धांत का और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए जो गणित है उसमें क्या हो जाएगा? सूत्र भी आएगा, सिद्धांत भी आएगा और नियम भी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो इसलिए प्लीज़ सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभ्यास कार्यों में उचित कुशलता किस प्रकार से आती है? ए लिखित कार्यों से, बी गृह कार्यों से, सी मौखिक कार्यों से और डी उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जो लिखित अभ्यास है वो लिखित कार्यों से ही कुशल बनेगा। उसमें बच्चा जो होगा जब लिखित अभ्यास करेगा तभी उस लिखित कार्यों में सफल होगा। अगला, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। ए सरल, बी कठोर, सी अत्यधिक सरल और डी अत्यधिक कठोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है वो अत्यधिक कठोर होना चाहिए। अगला, ग्लोब में जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं और समांतर रेखाएं, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्लोब है उसमें जो क्या होती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अक्षांश रेखाएं और समांतर रेखाएं दोनों चीज़ कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में, विषुवत वृत्त को हम कितना अक्षांश मानते हैं? ए 0 डिग्री, बी 1 डिग्री, सी 2 डिग्री या डी 1.5 डिग्री। तो इसमें क्या हो जाएगा? विषुवत जो वृत्त रेखा, तो हम जो क्या करेंगे, जो विषुवत रेखा है तो उसको हम क्या मानेंगे? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन, जो अक्षांश विषुवत रेखाएं रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है वह होता है मकर रेखा, कर्क रेखा या आर्कटिक रेखा या अंटार्कटिक रेखा। तो 23.5 अंश क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा। क्या होता है? उत्तरी अक्षांश। क्या हो जाएगा? उत्तरी क्या होगा? ये होगा। तो जो उत्तरी अक्षांश हो जाएगी वो कौन सी होगी? कर्क रेखा हो जाएगी। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन में, ग्लोब पर जो उत्तर या दक्षिणी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उन्हें कहते हैं। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं कौन सी होती हैं? ए देशांतर रेखाएं, देशांतर वृत्त, समांतर रेखाएं या समांतर वृत्त। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देशांतर रेखाएं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देशांतर रेखाएं। अगला, देशांतर रेखाओं की 360 डिग्री पार करने में कितना समय लगता है? तो देशांतर रेखाएं हैं उनको 360 डिग्री पार करने में कितना समय लगता है? ए 22 घंटे, बी 23 घंटे, सी 24 घंटे और डी 20 घंटे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी 24 घंटे का समय लगता है उसको 360 डिग्री क्या करने में? घूमने में। अगला, विषय वर्ग प्रकार हैं विषय, बहु विषय वर्ग, मूल विषय वर्ग, सी अंतः विषय वर्ग, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गणित व विज्ञान शिक्षण अनिवार्य रूप से देना चाहिए। ए प्रथम 5 वर्ष में, बी प्रथम 10 वर्ष में, प्रथम 2 वर्ष में या प्रथम 3 वर्ष में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रथम 10 वर्ष में गणित व विज्ञान के
शिक्षण को अनिवार्य रूप से देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, छात्रों में कुशलता के विकास हेतु शामिल किया गया है ए गणित को, बी विज्ञान को, शिल्पकला को या वाणिज्य को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिल्पकला को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय पाठ्यक्रम का तात्पर्य होता है भाषा का ज्ञान, मानवीय ज्ञान व रुचियों का ज्ञान, और सी संवेदना का ज्ञान, उपरोक्त सभी का ज्ञान। तो इसलिए क्या इसमें क्या जाएगा, विद्यालय का जो पाठ्यक्रम होगा उसमें क्या होगा, भाषा होगा, मानवीय ज्ञान हो जाएगा, संवेदना हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आते हैं, एक योग्य नागरिक को किन किन बातों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए ए ऐतिहासिक परंपरा की, आध्यात्मिक शक्ति की, संस्कृति की सुरक्षा की, उपरोक्त सभी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, किस प्रचलित पाठ्यक्रम में किस प्रकार की शिक्षा हेतु व्यवस्था नहीं है ए तकनीकी, बी व्यवसायिक, सी ए बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी और व्यवसायिक दोनों तरह की व्यवस्था क्या है, देनी चाहिए। तो ये व्यवस्था जो है अपने पाठ्यक्रम में प्रचलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस प्राइमरी स्तर के बालकों का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो प्राइमरी स्तर के जो बालक हैं उनका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, शिक्षा केंद्रित, बाल केंद्रित, छात्र केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है ए अमनोवैज्ञानिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सरल और डी कठिन। ए अमनोवैज्ञानिक क्या होता है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। अगला क्वेश्चन, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में किन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता ए रुचियों का, बी आवश्यकता का, और सी योग्यताओं का, और डी उपरोक्त सभी का। तो विषय केंद्रित जो पाठ्यक्रम है उसमें किन बातों को ध्यान नहीं रखना चाहिए, इसमें हो जाएगा आवश्यकता का, क्या हो जाएगा, नहीं रखा जाता। तो क्या हो जाएगा, जो विषय केंद्रित होता है, देखिए जो छात्र केंद्रित होगा तो उसमें सभी का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जो विषय केंद्रित होगा वे विषय के अनुरूप चलेगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का ध्यान नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए ए क्रियाओं को, बी वस्तुओं को, सी विषयों को, और डी उपरोक्त सभी को। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रभावी पाठ्यक्रम होना चाहिए सरल, कठोर, अत्यधिक सरल, उपरोक्त सभी। तो जो क्या हो, प्रभावी पाठ्यक्रम हो वो क्या हो, उपरोक्त सभी के अंतर्गत आएगा। सरल भी होगा, कठोर भी होगा और अत्यधिक सरल भी होगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मौखिक गणित का लाभ है ए समय व श्रम की बचत, शुद्धता का विकास, बी मानसिक क्षमता का विकास, उपरोक्त सभी। तो क्या है, मौखिक गणित का लाभ क्या है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, लिखित कार्यों द्वारा विकास होता है ए बुद्धिमत्ता का, बी सामाजिक का, सी शारीरिक का, और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो लिखित कार्यों में क्या होना चाहिए, लिखित में हमें शारीरिक तो होना नहीं चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए। तो क्या हो, बुद्धिमत्ता का विकास होता है, किसका होता है, बुद्धिमत्ता का विकास हो, शारीरिक विकास कहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुद्धिमत्ता का विकास। अगला क्वेश्चन है, लिखित कार्यों को किया जाना चाहिए ए स्पष्ट व सुंदर लिखाई में, चिन्हों में, पुनः लेखन में, उपरोक्त सभी में। तो जो लिखित जो कार्य है वो सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन,
सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है? आगमन विधि में, संश्लेषण विधि में, विश्लेषण विधि में और निगमन विधि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा, किस विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता? ए निगमन विधि, बी आगमन विधि से, सी संश्लेषण विधि से और डी विश्लेषण विधि से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।